नमस्कार, मनोदेल श्रेया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड में जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है उनके लिए ये वीडियो बनाया है मैंने, जिसमें माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर और आपका ये जो तीनों आते हैं इसके अंतर्गत स्नातकोत्तर स्तर। इसमें आपकी इकाई टोटल 3 है, जिसमें इकाई फर्स्ट में आपके 21 और इकाई टोटल इसमें मिला के होते हैं 52 टॉपिक्स हैं। आपके 52 टॉपिक्स दे रखे हैं। इसमें पहला हम पढ़ेंगे फर्स्ट और सेकंड, जो आपका माध्यमिक स्तर का आता है। माध्यमिक स्तर का आपका दे रखा है प्राचीन भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं और भारत की भौगोलिक विशेषताएं और भू सामरिक सीमाएं। तो इन दोनों को इस वीडियो में हम देखते हैं। पहले अपना आता है प्राचीन भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो भारतीय संगीत का मूल जाना जाता है। तो भारतीय संगीत का मूल जाना जाता है अपना जो सामवेद है वो किससे संबंधित है? संगीत का मूल है। संगीत के मूल के नाम से ही हम किसको जानते हैं? सामवेद को जानते हैं। जनसाधारण के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। तो अंधविश्वासों और जनसाधारण विचारों का जो विवरण मिलता है वो मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में अंधविश्वासों के बारे में भी है, जनसाधारण के विचारों के बारे में भी मिलता है। और सोमवेद किसको है? संगीत के मूल के रूप में हम जानते हैं सोमवेद को। अंधविश्वासों और जनसाधारण के विचारों के रूप में हम किसे जानते हैं? अथर्ववेद को। यज्ञों के नियम व विधि विधानों का वर्णन जिस वेद में मिलता है तो वह कौन सा वेद है? अपना यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में किसका है? यज्ञों के नियम और विधि विधानों का वर्णन है यजुर्वेद में। अथर्ववेद में अंधविश्वासों के बारे में है। सोमवेद संगीत को समर्पित है अपना। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का वर्णन मिलता है। तो यज्ञों के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं तो उनका वर्णन मिलता है सोमवेद में। तो सोमवेद किससे संबंधित है? टोटल किस पे है? संगीत को समर्पित है सोमवेद पर। तो मंत्रों का वर्णन भी किस में मिलता है? सोमवेद में मिलता है। निम्न में से सही कथन का कर्माक्षर कोष्ठक में लिखिए। तो कर्माक्षर हमें इसका देना है कि उपयुक्त सभी कथन क्या है? सही है। कि अथर्ववेद में परीक्षित को कौरवों का राजा कहा गया है। तो परीक्षित को क्या कहा गया है? कौरवों का राजा कहा गया है। चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। जो टोटल अपने हैं अथर्ववेद, सोमवेद, इन चारों वेदों को मिला के क्या कहा गया है? संहिता कहा गया है। अथर्ववेद में रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह एवं प्रणय गीतों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। तो अथर्ववेद में क्या मिलता है? रोग के निवारण के बारे में भी जानकारी मिलती है, समन्वय के बारे में भी जानकारी मिलती है, राजभक्ति, विवाह एवं प्रणय गीतों का भी वर्णन मिलता है। तो उपयुक्त कथन इसमें क्या है? सही है। नेक्स्ट अपना आता है कि राज्याभिषेक के नियमों का उल्लेख जिस ब्राह्मण ग्रंथ में है तो वो कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। उसमें राज्याभिषेक के नियमों के बारे में हमें उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आता है कि कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में लिखा हुआ है? तो अपना यजुर्वेद है। वो किस में लिखा हुआ है? गद पद दोनों में लिखा हुआ है। निम्न में से सही कथन है। तो ये सारे कथन सही हैं कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय तथा कौस्तकी हैं। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं? ऐतरेय तथा कौस्तकी हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तैतरीय तथा शतपथ हैं। सोमवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश और अथर्ववेद का गोपथ है। तो उपयुक्त कथन इसमें क्या है? सही है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में गांधार, शैल्य, केक्य, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम मिलते हैं? तो वो है शतपथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है जिसके बारे में हमें गांधार के बारे में, शल्य के बारे में, केकय, कुरु, पंचाल, कौशल और विदेह राजाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। पुराणों के रचयिता माने जाते हैं। तो पुराणों के रचयिता कौन माने जाते हैं? लोमहर्ष तथा अग्रश्रवा, इन दोनों ने क्या किया? पुराणों की रचयिता माने जाते हैं। सही कथन का इसमें चुनाव करना है। तो उपयुक्त कथन सही है। तो इसमें देख लेते हैं कि मेगनस्थीज थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो ये राइट बात है। डायोमेकस बिंदुसार के दरबार में सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। जो मैंने अभी आपको संपूर्ण मौर्य काल पढ़ाया था उसमें, और इसमें मैंने आपको ये 2 संपूर्ण वाले करवाए। तो इसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में इसको बता भी रखा है। डायनोसियस अशोक के दरबार में मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। तो ये तीनों बातें ध्यान रखनी है आपको कि मेगनस्थीस चंद्रगुप्त दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और डायोमेकस बिंदुसार के दरबार में सीरियन नरेश एंटियोकस का क्या था? राजदूत था। और डायनोसियस अशोक के दरबार में मिस्र नरेश टोलमी
फिलाडेल्फस का क्या था, राजदूत था। पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी का लेखक कौन है? तो पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन के लेखक हैं टोल्मी, प्लिनी और डायमेकस। तो इसमें से कोई भी नहीं है पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी का लेखक। नेक्स्ट आता है कि सीयू की नामक ब्राह्मण वृत्तांत जिसमें 138 देशों का वर्णन मिलता है, जिस चीनी यात्री से संबंधित है, तो कौन सा है? हेनसोंग। हेनसोंग का है सीयू की। चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, तो चीनी यात्री जो फाहियान थे वो भारत आए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। चीनी यात्री हेनसांग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें क्या दे रखा है कि उपयुक्त सभी कथन सही है कि यह हर्षवर्धन के शासनकाल में 629-645 के मध्य भारत आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की थी। वह थल मार्ग से भारत आया और थल मार्ग से ही वापस लौट आया। तो उपयुक्त सभी कथन क्या है? इसमें सही है। वेनिस यात्री मार्कोपोली ने 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत की यात्रा की। उसका जो वृत्तांत है उसकी जानकारी हमें कौन देता है? तो पांड्य वंश की है ये, उसकी जानकारी हमें मिलती है पांड्य वंश की। वेनिस यात्री थे मार्कोपोली। मध्य एशिया के बोगजगोई नामक स्थान से 1400 ईस्वी पूर्व का अभिलेख मिला है, जिसमें किन वैदिक देवताओं के नाम उल्लेख हैं? तो इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नादसे का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने वाले विद्वान कौन हैं? तो वह है D.R. भंडारकर। हर्ष पुलकेशिन युद्ध का विवरण देने वाला अभिलेख कौन सा है? तो हर्ष पुलकेशिन युद्ध का वर्णन देने वाला अभिलेख है ऐहोल लेख। हाथी गुफा अभिलेख संबंधित है, हाथी गुफा अभिलेख है वो संबंधित है खारवेल से। यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसन नगर गरुड़ स्तंभ लेख जानकारी हमें देता है। तो ये देता है 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने की हमें ये जानकारी देता है कि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित हुआ था। यवन राजदूत थे हेलियोडोरस का बेस नगर गरुड़ स्तंभ, तो ये किसका है? बेस नगर गरुड़ स्तंभ लेख है वो किसका है? हेलियोडोरस का है। जो किसके राजदूत थे? यवन राजदूत थे हेलियोडोरस, उनका स्तंभ लेख था बेस नगर गरुड़ स्तंभ लेख। इससे हमें जानकारी मिलती है कि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने लग गया था। सिक्कों के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो हमें सही देखना है। तो इसमें क्या है? उपयुक्त सभी सही है, तो सभी को देख लेते हैं हम। पहला है कि भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं, इन्हें ही साहित्य में कांसार्पण कहा गया है। तो कांसार्पण क्या होते हैं? आहत सिक्के हैं। सबसे प्राचीन सिक्के भारत के, उन्हें कहा गया है कांसार्पण। यह अधिकांशतः चांदी के टुकड़े हैं जिन पर विविध आकृतियां चिन्हित की गई हैं। तो अधिकांशतः किसके टुकड़े हैं? चांदी के टुकड़े हैं जिन पर क्या किया गया है? विभिन्न आकृतियां चिन्हित की गई हैं। इन सिक्कों पर लेख नहीं मिलते, तो इसमें कौन सी बातें हैं? सिक्कों से सभी बातें समान हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत की भौगोलिक विशेषताएं और भूसामरिक सीमाएं। इसमें से देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सबसे पहले जो भारत का जो दे रखा है, भारत में हमें इस भारतीय उपमहाद्वीप, जो भारत के उपमहाद्वीप था उसमें वर्तमान में पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश क्या थे? शामिल थे। जिसमें प्राचीन काल में अगर हम भारत के नाम देखते हैं तो भारत को हम कई नामों से जानते हैं। तो भारत के पहला नाम था जम्बू द्वीप। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जम्बू द्वीप भारत का क्या है? सबसे प्राचीन नाम है। तो भारत का सबसे प्राचीन नाम क्या है? जम्बू द्वीप है। इसका वर्णन हमें किस में मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ है उनमें जम्बू द्वीप का वर्णन मिलता है। तो ये सबसे पुराना नाम क्या है भारत का? जम्बू द्वीप है। जम्बू का मतलब अब आपको बताती हूँ कि जम्बू का मतलब होता है जामुन से होता है, और द्वीप यानी पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। तो जामुन का वह क्षेत्र जो पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो जम्बू का मतलब क्या होता है? जामुन, और द्वीप से मतलब होता है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। तो सबसे पुराना नाम अपना कि भारत का है जम्बू द्वीप। जो कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, किसके बारे में हमें जानकारी मिलती है? तो ये इसका वर्णन हमें मिलता है बौद्ध ग्रंथ में। सेकंड नाम आता है आर्यावर्त। आर्यावर्त का अर्थ होता है आर्य से घिरा हुआ
क्षेत्र, उसे क्या कहेंगे? आर्यावर्त कहेंगे। इसका उल्लेख हमें किससे में मिलता है? वेदों में मिलता है। तो जम्बू द्वीप का हमें जानकारी किससे मिलती है? बौद्ध ग्रंथ है, उसमें क्या कहा गया है? भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है। जम्मू का अर्थ होता है जामुन और द्वीप का अर्थ होता है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। और आर्यावर्त में आर्यावर्त का क्या अर्थ होता है? आर्यों से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहेंगे? आर्यावर्त। और इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? वेदों से हमें मिलता है। भारत, भारत के जो नाम है, भारत का भारत नाम मिलता है हमें अग्नि भारत, भरत जन, भरत चक्रवर्ती, ये 3 नाम हमें मिलते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से इसे क्या कहा गया? भरत जन कहा गया है। और सांस्कृतिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से अग्नि भारत कहा गया है, राजनीतिक दृष्टि से इसे भरत जन कहा गया है। और भरत चक्रवर्ती क्यों कैसे कहा गया है? लोकप्रियता की दृष्टि से इसे कहा गया भरत चक्रवर्ती। पहला नाम मिला है जम्बूद्वीप, जो ब्राह्मण ग्रंथों ने बौद्ध ग्रंथों से हमें प्राप्त हुआ है। आर्यावर्त हमें वेदों से प्राप्त हुआ है। और भारत, भारत का उल्लेख अलग अलग नामों से सांस्कृतिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से अग्नि भारत, और राजनीतिक दृष्टि से भरत जन, और लोकप्रियता की दृष्टि से भारत को क्या 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 कहा गया है? भरत चक्रवर्ती कहा गया है। चक्रवर्ती का अर्थ इसमें ये लिखा गया है कि जो संपूर्ण आर्यवर्त को जीत लेता है उसे क्या कहा गया है? चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। अब ये हिंदुस्तान नाम, भारत का जो हिंदुस्तान नाम है वो हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा है। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा है? ईरानियों ने कहा है। ईरानी सैक को क्या बोलते थे? है बोलते थे, इसलिए वह सिंधु नदी को क्या कहते थे? हिंदू नदी कहते थे। इसी वजह से सिंधु नदी के जो आसपास का क्षेत्र है उसको क्या कहने लगे ईरानी? हिंदुस्तान कहा जाने लगा। और जहाँ पे जो लोग निवास करते थे उन्हें वो क्या कहने लगे? हिंदुस्तानी। तो हिंदू नदी और हिंदुस्तान का हमें पहली बार उल्लेख मिलता है सूसा अभिलेख, जो ईरान में मिला है, जो डेरियस प्रथम का अभिलेख है। तो हिंदुस्तान का नाम ईरानियों ने रखा है। कैसे? क्योंकि जो हिंदुस्तानी जो ईरानी थे वो सै को क्या बोलते थे? है बोलते थे। तो सिंधु नदी को वो उन्होंने क्या कहा? हिंदू नदी। और यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको कहा हिंदुस्तानी। और इसका वर्णन हमें किस में मिलता है? एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, डेरियस प्रथम का अभिलेख है ईरान से, और उस अभिलेख का नाम है सूसा अभिलेख। उसमें हिंदुस्तान हमें नाम मिलता है भारत का। हिंदुस्तान शब्द 7वीं सदी में क्या हुआ था? लोकप्रिय हुआ था। जैन ग्रंथ है निषिद्ध चूर्णी, इसमें ईरान के शासक परिवार को हिंदुस्तान आने का न्योता दिया गया था। तो इस जैन ग्रंथ को भी नाम याद रखना है कि जैन ग्रंथ निषिद्ध था चूर्णी। उस चूर्णी में ईरान के शासक परिवार को हिंदुस्तान आने का न्योता दिया गया है, ये हमें उल्लेख मिलता है। और ये इंडिया है, इंडिया कहा है यूनानियों ने। हिंदुस्तान किसने कहा है? ईरानियों ने कहा है। और इंडिया कहा है यूनानियों ने। यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा था? इंडोस नदी कहा था। इस वजह से ये यूनानी लोग क्या कहने लगे? इंडिया कहने लगे। इंडोस नदी के आसपास रहने वाले लोगों को क्या कहा जाने लगा? इंडियन कहा जाने लगा। सिंतुको चीनी यात्रियों ने भारत का वर्णन अपने ग्रंथों में सिंतुको और तिएनचु के रूप में किया है, जिसमें हमें क्या मिलता है? तो इंडिया जो नाम मिला है वो इंडिया किन्होंने कहा है? यूनानियों ने कहा है। हिंदुस्तान कहा है ईरानियों ने। और सिंतुकी में चीनी यात्रियों ने भारत का वर्णन किया है। तो ये चीनी परंपरा से संबंधित है। सिंतुकी और तिएनचु ये इनके क्या है? ग्रंथ हैं। इसमें भारत का नाम ये मिला गया है, वर्णन मिलता है सिंतुकी में और तिएनचु में। चीनी परंपरा से संबंधित है इनके नाम। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन नाम जम्बू द्वीप का वर्णन कौन से ग्रंथों में मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। जम्बू द्वीप से क्या तात्पर्य है? जहाँ जामुन के पेड़ पाए जाते हैं उसे कहते हैं जम्बू द्वीप। आर्यवर्त का उल्लेख किस में मिलता है? तो आर्यवर्त का उल्लेख मिलता है वेदों में। आर्यवर्त का अर्थ क्या होता है? आर्यों से घिरा हुआ क्षेत्र है, उसे क्या कहेंगे? आर्यावर्त कहेंगे। भारत का सर्वप्रथम प्रयोग वेदों में किस रूप में मिलता है? तो भारत का सर्वप्रथम प्रयोग वेदों में अग्नि के रूप में हमें प्राप्त होता है। भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट कौन था जिसके नाम पर भारत नाम पड़ा? तो दुष्यंत पुत्र थे भरत, उनके नाम पे पड़ा है ये भारत। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? तो भारत को हिंदुस्तान कहा ईरानियों ने। हिंदुस्तान का पहली बार उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो सूसा अभिलेख है, ईरान से हमें
प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख किसका है? डेरियस प्रथम का अभिलेख है। ये सूसा अभिलेख ईरान से प्राप्त हुआ है, जिसे हमें हिंदुस्तान का पहली बार उल्लेख मिलता है। सूसा अभिलेख किसका था? तो डेरियस प्रथम का था। भारत को इंडिया किसने कहा है? तो भारत को इंडिया कहा था यूनानियों ने। यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा है? तो यूनानियों ने सिंधु नदी को कहा है इंडोस, और इंडोस से क्या पड़ गया? इंडिया पड़ गया। भारत आने वाले पहले चीनी यात्री कौन थे? तो सुमाचीन। सुमाचीन आए थे भारत में पहले चीनी यात्री। सिंतुको में सीन किसे कहा गया है? तो सीन सिंधु नदी को कहा गया है। सिंतुको ग्रंथ है ना चीन का, तो इसका सिंतुकी में सीन किसको कहा गया है? सिंधु नदी को। सिंतुको का अर्थ क्या होता है? सिंधु नदी का देश। सिंतुको का क्या अर्थ हो गया? सिंधु नदी का देश। तिये का अर्थ क्या होता है? तिये का अर्थ होता है देवता, यानी तियेन चू का अर्थ क्या हो गया? देवताओं का देश। तो सिंतुको का अर्थ क्या हो गया? सिंधु नदी का देश, और तिये का अर्थ होता है देवता इसमें, तो ती एन चू का अर्थ क्या अर्थ हो गया? देवताओं का देश। वर्तमान में प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप के किन देशों को शामिल किया गया है? तो वर्तमान में प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप के पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। प्राचीन भारत में खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता था? तो भारत और अफगानिस्तान को जोड़ने का काम करता था खैबर दर्रा प्राचीन काल में। प्राचीन भारत का वह बंदरगाह जो राजस्थान के सबसे निकट था, तो प्राचीन भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जो राजस्थान के सबसे निकट था? वो था भड़ोच का बारे बरिकम भड़ोच जिसे कहते हैं, वो राजस्थान का सबसे निकट का क्या था? बंदरगाह था बारे बरिकम भड़ोच। आर्यावर्त आर्य संस्कृति के विकास का क्षेत्र में सम्मिलित था, तो क्या क्या सम्मिलित था? सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का उपजाऊ क्षेत्र आर्यावर्त के अंतर्गत आते थे। सिंध तथा राजस्थान के रेगिस्तानी भाग भी इसके अंतर्गत आते थे, और गंगा और यमुना के द्वारा जो सिंचित प्रदेश हैं वो भी इसके अंतर्गत आते थे। तो उपयुक्त सभी इसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट आता है कि सुदूर दक्षिण के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं थे, तो सुदूर दक्षिण के क्षेत्र में क्या सम्मिलित नहीं था? तो 3 नर्मदा नदी का जो डेल्टा है वो सुदूर दक्षिण के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं था। बाकी गोदावरी नदी का डेल्टा, कावेरी नदी का डेल्टा और कृष्णा नदी का डेल्टा इसमें क्या था? सम्मिलित था। चोल शक्ति का केंद्र क्या था? तो चोल शक्ति का केंद्र था कावेरी डेल्टा। जो कावेरी डेल्टा था वो चोल शक्ति का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट आता है कि भूवैज्ञानिक साहित्य के अनुसार वर्तमान हिमालय पर्वत के स्थान पर मध्य जीव महाकल्प यानी 700 से 2200 करोड़ वर्ष पूर्व के दौरान एक समुद्र था। उस समुद्र का नाम क्या था? तो था टेथिस सागर। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, तो कौन अलग करता है? महाकांतर के वन। महाकांतर के वन भी करते हैं, नर्मदा तथा ताप्ती नदियां भी करती हैं, विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियां भी करती हैं। तो उपयुक्त सभी इसके अंतर्गत आएंगे। जो क्या करते हैं? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती हैं नर्मदा तथा ताप्ती की नदियां, महाकांतर के वन, विंध्यन तथा सतपुड़ा की पहाड़ियां। उपयुक्त सभी इसके अंतर्गत आएंगे। जो उत्तर भारत को क्या करती हैं? दक्षिणी भारत से अलग करती हैं महाकांतर के वन, नर्मदा तथा ताप्ती की नदियां, विंध्यन तथा सतपुड़ा की पहाड़ियां। तो उपयुक्त सभी इसके अंतर्गत आएंगे। भारतीय उपमहाद्वीप का आकार है, तो अपने भारतीय उपमहाद्वीप का आकार है विषम चतुर्भुज के समान। नर्मदा और ताप्ती नदियां अपना जल ले जाती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां वो अपना जल ले जाती हैं अरब सागर में। नेक्स्ट आता है कि बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां नहीं हैं, तो कौन सी नदी नहीं है जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल नहीं लेके जाती? तो नर्मदा और ताप्ती वो नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल नहीं ले जाती। बाकी महानदी और गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा ये क्या ले जाती हैं? अपना जो नदी का पानी होता है उसे कहाँ ले जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियां अपना जल ले जाती हैं, यानी पश्चिम से कहाँ की ओर बह रही हैं? पूर्व की ओर। तो क्या आएगा? बंगाल की खाड़ी। हिमालय पर्वत श्रेणियों का महत्व क्या है? तो हिमालय पर्वत श्रेणियों का महत्व होता है कि उत्तर ध्रुव की जो ठंडी हवाएं होती हैं उसे क्या काम करती हैं? भारत की रक्षा करती हैं। बाह्य आक्रमणकारियों से भी क्या करती हैं? देश की रक्षा करती हैं कि कोई भी हिमालय पर्वत को पार करके यहाँ नहीं आएगा। 12मासी नदियों का उद्गम क्षेत्र है हिमालय, इसलिए क्या होगा? उपयुक्त सभी इसके अंतर्गत आएगा। सुलेमान और कृथर पर्वत श्रेणियाँ भारत के किस भूभाग में हैं? तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में है सुलेमान और कृथर की पर्वत श्रेणियाँ। पूर्व में बंगाल की खाड़ी,
पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में है हिंद महासागर भारत के किस भाग को परिसीमित करते हैं? तो ये दक्षिणी भाग को परिसीमित करते हैं। तो बंगाल की खाड़ी होगी, फिर अरब सागर और नीचे की साइड में क्या होता है? हिंद महासागर। तो कौन से क्षेत्र को करती हैं परिसीमित? दक्षिणी भाग को। कृथर पर्वत को किस दर्रे से पार किया जा सकता है? तो कृथर पर्वत है, उसमें एक दर्रा है, तो उसमें कौन से दर्रे से पार कर सकते हैं? तो दर्रे का नाम पूछा है इसमें, तो बोलन दर्रा आता है। बोलन दर्रा है, उसको पार करके कृथर पर्वत को पार कर सकते हैं। खैबर और गोमल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में है? तो सुलेमान में है खैबर और गोमल दर्रे। और कृथर पर्वत में कौन सा है? बोलन दर्रा। कृथर पर्वत में बोलन दर्रा, खैबर और गोमल दर्रे कहाँ पे है? सुलेमान पर्वत पे। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल प्राचीन काल में सरस्वती और द्रष्टद्वती नदियों के द्वारा सिंचित था। वर्तमान में यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है? तो वर्तमान में ये जो क्षेत्र आता है इसमें लूनी नदी प्रमुख है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी नहीं है, तो कौन सी नदी है नहीं जो क्या करती है? हिमालय से नहीं निकलती? तो कावेरी है, वो हिमालय से नहीं निकलती। बाकी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदियाँ किससे निकलती है? हिमालय से निकलती हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित तीर्थ स्थल नहीं है, तो कौन सा तीर्थ स्थल है जो हिमालय में नहीं अवस्थित है? तो वो है रामेश्वरम। बाकी अमरनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ ये तीनों कहाँ पे? हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उन पे अवस्थित होते हैं। त्रिसमुद्राधिपति की उपाधि धारण करते थे, तो त्रिसमुद्राधिपति की उपाधि धारण करते थे कौन करते थे? हिमालय क्षेत्र के शासक करते थे, मगध के शासक भी करते थे और दक्षिण के शासक भी क्या करते थे? त्रिसमुद्राधिपति की उपाधि धारण करते थे। उत्तर पश्चिम से विदेशी जातियों ने भारत पर आक्रमण कौन कौन से दर्रे से किया? तो कौन सी साइड पूछी है? उत्तर पश्चिम वाली पूछी है। तो इसमें आएगा एक तो अपना आएगा खैबर और बोलन दर्रे से, गोमल दर्रे से और टोची दर्रे। तो उपयुक्त सभी इसके अंतर्गत आएगा। ये सभी किस में है? उत्तर पश्चिमी वाले भाग में है। खैबर व बोलन दर्रा, गोमल दर्रे और टोची दर्रे। निम्न में से सही कथन नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? चौथा सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। तो इनको देख लेते हैं कि भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किमी है। भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 29-33 है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 32-14। तो 15,200, 29-33, 32-14, 15,200, 29-33, 32-14 किलोमीटर है। भारत की पश्चिम से चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 29-33, उत्तर दक्षिण 32-14 और स्थलीय सीमा 15,200। हिमालय के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित प्रमुख दर्रा कौन सा है? तो भारत के उत्तर पश्चिमी वाले भाग में पूछा है तो खैबर दर्रा है। दक्षिण का पठार फैला हुआ है। दक्षिण का पठार कहाँ फैला हुआ है? अजंता से उड़ीसा तक है दक्षिण का पठार। विदेशियों से दिल्ली आक्रमण की रक्षा किस क्षेत्र ने की थी? तो विदेशियों से दिल्ली आक्रमण की रक्षा की थी थार का रेगिस्तान ने। दक्षिणी भारत के शासक विशाल साम्राज्य की स्थापना नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि दक्षिणी भारत अपने पठार तथा पश्चिमी घाटों के कारण भौगोलिक बाधाओं के द्वारा विभाजित था, अतः वहां एकीकरण का कार्य कठिन था। इस वजह से दक्षिणी भारत के शासक विशाल साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट आता है कि प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी, कि प्राग ऐतिहासिक काल अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है। प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या क्या है उसके अंतर्गत। मानव की गतिविधियाँ, मानव की गतिविधियों में आता है प्राग ऐतिहासिक काल। हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और इतिहास में। प्राग इतिहास में क्या क्या इसकी विशेषता होती है कि यहाँ लिखित साक्ष्य हमें प्राग इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं मिलता है। उत्खनन पर यह आधारित है। प्राग ऐतिहासिक काल प्री हिस्ट्री जो एज मानी जाती है वो, जैसे पाषाण काल, उसके बारे में पाषाण काल के बारे में कोई भी क्या है लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। उत्खनन पर ये क्या होता है? आधारित होता है प्राग इतिहास। आदि इतिहास क्या होती है? आदि इतिहास के हमें यहाँ लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा और समझा नहीं जा सका। जैसे हड़प्पा और जो वैदिक सभ्यता है उसे हमें लिखित प्रमाण तो मिले हैं लेकिन हम इनको पढ़ नहीं सकते। तो प्राग इतिहास की क्या विशेषता हो गई कि यहाँ पे क्या हो गया? उत्खनन पे आधारित होती है और लिखित में कोई साक्ष्य नहीं मिला है। इसका एग्जाम्पल है पाषाण काल। आदि इतिहास में क्या है? यहाँ पे लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन हम उसे क्या कर सकते हैं? पढ़ भी नहीं सकते और समझ नहीं सकते हैं। जैसे हड़प्पा और वैदिक सभ्यता। इतिहास जिसे लिखित साक्ष्य हैं जिन्हें पढ़ा भी जा सकता है, लिखा और समझा गया है। जैसे बौद्ध ग्रंथ, अशोक के अभिलेख, इनको हम आराम से पढ़ सकते हैं, बौद्ध ग्रंथों को भी पढ़ सकते हैं। तो इतिहास के बारे में हमें क्या मिला है? लिखित साक्ष्य मिला है जिन्हें पढ़ा भी जा सकता है, लिखा और समझा गया है।
तो प्राग इतिहास के बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं, आदि इतिहास में लिखित साक्ष्य मिले हैं और इतिहास में क्या मिले हैं, हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे हम। प्राग इतिहास, प्राग इतिहास का एग्जाम्पल क्या है, पाषाण काल। तो पाषाण काल को भी उत्खनन पे आधारित है। उत्खनन के आधार पर हमें इसे क्या बांटते हैं, प्राग इतिहास को 3 भागों में, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। जो पूर्व पाषाण काल है उसको वापस 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल को वापस 3 भागों में, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। बाकी का इनके बारे में मैं पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में हम आगे बढ़ेंगे अपने वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।